जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में देखने वाले हैं वीडियो पार्ट हम लोग का 5 होगा चैप्टर 6 का, जो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर 6 देख रहे हैं हम लोग। उसमें टॉपिक हमारा है जनन स्वास्थ्य। तो जानते हैं हम लोग कि जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, तो इसको हम लोग जानते हैं। सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं वे शारीरिक और मानसिक दशा है जो किसी नर या मादा की जनन क्षमता को प्रभावित करता है, उसे जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ये हम एक सिंपल वे में कह सकते हैं, बट इसे हम लोग थोड़ी अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा हम लोग परिभाषा को अच्छा से किसी को बताने के लिए थोड़ा हार्ड मतलब थोड़ा अच्छा से कैसे बता सकते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य जनन संबंधी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। देखिए, WHO ने यह बताया है, यह माना है उसके अनुसार कि जनन स्वास्थ्य जनन संबंधी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर WHO ने 1951 ईस्वी में जब भारत में देखा गया कि जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है, तो यह 1951 ईस्वी में एक परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिसको हम लोग कहते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की। जनन संबंधी सभी विषयों की जानकारी हेतु स्वास्थ्य समाज और तैयार करने के लिए जनता को जागरूक व उत्साह करना आवश्यक है। जनन स्वास्थ्य के विषय में निम्नलिखित पहलुओं पर हम ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम कुछ पहलू आपको बताते हैं, कुछ जो टिप्स है उसको हम बताते हैं कि किस तरह किसी को हम बता सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य किस तरह कितना खराब चीज़ है, इसको जो है बच्चों के बीच कैसे लाया जा सकता है। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर वन है कि जनता के बीच में ऑडियो वीडियो या हैंडबिल के माध्यम से जनन संबंधी विषयों पर विभिन्न उपाय बताना चाहिए। जैसे किसी जो कभी भी किसी भी हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है तो हैंडबिल का प्रचार किया जाता है, या किसी डॉक्टर का प्रचार किया जाता है तो हैंडबिल किसी को दिया जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग किसी जो मनुष्य है, जो हम लोग जैसे जो मनुष्य है सारे जहाँ जो भी है जिस जगह पे, उसे हम लोग जागरूक करें हैंडबिल देकर, ऑडियो वीडियो के माध्यम से टीवी में दिखाया जाए कि किस तरह से जनन स्वास्थ्य हानि करता है। तो ये हमारा जो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ध्यान, देखिए क्लास 9 से ही शुरू कर देनी चाहिए यौन शिक्षा की, बच्चों आगे जाकर के गलती ना करें। जो बच्चे हैं उनको क्लास 9 से ही जो है यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट हो जाएगा, लोगों को यौन संचारित रोग यानी STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना चाहिए। STD जो भी हम आपको जो यह फुल फॉर्म बताते हैं, STD बताते हैं, जैसे है इसका फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, हम लिख ही देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये जो फुल फॉर्म है इसको आप लोग अच्छी तरह से याद करिएगा, ताकि एग्जाम में यह जो है पूछा जाता है तो आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव में है नहीं कट सके। तो जो STD है उसके बारे में बताना चाहिए लोगों को, ठीक है।
अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि कम आयु में सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, कम उम्र में रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। कम उम्र अगर हो तो उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 अब देखिए, पॉइंट नंबर 5 है कि कम जो हो हमारा WHO के अनुसार लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार ने इस नियम को चेंज कर दिया है। जो WHO है, WHO ने अब इस नियम को चेंज कर अब लड़कों की जो है बॉय की शादी का उम्र 24 कर दिया है और गर्ल के शादी का उम्र जो है 21 कर दिया है। जो बहुत ही अच्छा बात है कि अब कम उम्र में शादी नहीं होगा। लेकिन जो अनजान आदमी होंगे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होंगे, वे ये गलती करेंगे। तो आप लोग जो समाज में जो लोग होंगे वे अच्छे से उनको समझाने की कोशिश जरूर करिएगा ताकि कम उम्र में बच्चे की शादी ना की जाए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जिससे हम लोग को एकदम अच्छा से समझ में आ जाए कि यह क्या होता है। सेक्सुअल जो हेल्थ है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यह क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। चलिए छठा पॉइंट होगा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा स्तनपान के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। जो गर्भवती महिला होती है उसको देखभाल तथा स्तनपान के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट हमारा होगा कि सेक्स क्राइम यानी यौन अपराध के बारे में जनता को शिक्षित करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य परिवार का निर्माण हो सके। देखिए, सेक्स क्राइम कहने का मतलब जो आप लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें बच्चे का नुकसान कराया जाता है, वह बहुत ही खतरा प्रोसेस होता है, जिससे जो महिला होगी उस महिला को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे शरीर पर बहुत सारे असर पड़ेंगे। तो इसके बारे में भी लोगों को, जो महिला है, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं 8वां नंबर पॉइंट। तो 8वां नंबर पॉइंट है गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग एवं गर्भपात जैसी विषयों पर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि गर्भपात या भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। देखिए, जो अल्ट्रासाउंड बताया है आपको, अल्ट्रासाउंड जल्दी नहीं करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड जो है कराना चाहिए, बट उस बच्चे को भ्रूण हत्या नहीं कराना चाहिए। यह बहुत ही पाप का भागी बनेंगे जो कराएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये बहुत ही खतरा प्रोसेस है, इसको नहीं कराना चाहिए। ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट आप लोग देख लीजिए। चलिए अब लास्ट पॉइंट एक और बता दे, 9वां नंबर पॉइंट। तो 9वां नंबर पॉइंट है गर्भ शिशु का लिंग परीक्षण नहीं करना चाहिए। गर्भ शिशु का लिंग परीक्षण का मतलब हो गया कि उस बच्चे को ये नहीं देखना चाहिए कि वह बच्चा मेल है या फीमेल है। अगर देखते हैं कई जो समाज है, समाज के परिवार है, उसमें अगर देख लिया जाता है परीक्षण करा करके कि अगर स्त्री है यानी फीमेल है तो उस बच्चे को मार दिया जाता है, जिसे हम लोग भ्रूण हत्या कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही डेंजरस चीज़ है, जिससे बच्चा तो खैर जो है नुकसान करा दिया गया, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो उस माँ है, जो माँ बनने वाली होती है, जो वह औरत है, उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग ये 9वां पॉइंट, 1 से 9 पॉइंट आप लोग देखे होंगे। जनन स्वास्थ्य का जो टॉपिक है उसमें आप लोग को अच्छी से समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, लैंगिक जनन संचालित रोग। देखिए यह क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, लैंगिक संयोजन से होने वाले संक्रामक रोग को जनन यानी लैंगिक जनन संचालित रोग कहते हैं। लैंगिक जनन संचालित रोग कहने का मतलब हो गया है कि
जब लैंगिक संयोजन होता है, जब लैंगिक संयोजन होता है और उससे जो संक्रामक रोग होता है उससे हम लोग लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दें, जैसे हो गया आपका एड्स, HIV, उसके अलावा सिफिलिस, गोनोरिया, सर्विक्स कैंसर, यूरेथ्राइटिस, हर्पिस इत्यादि। ये बहुत सारे जो है लैंगिक जनन संचारित रोग के एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। देखिए फर्स्ट हमारा पॉइंट है फुल फॉर्म ऑफ एड्स, मतलब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप लोग करेंगे क्या कि एक कॉपी में लिख लेंगे इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ सके। चलिए यह समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, अब आप लोग को नोट पॉइंट लिखाया जा रहा है जिससे बहुत ही क्वेश्चन आता है और यह इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए नेट नंबर 1 में लिखा गया है जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होता है। तो जीवाणु जनित रोग होता है गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथाइटिस होता है वे और इत्यादि बहुत सारे ऐसे जो रोग हैं जीवाणु जनित रोग है। उसके अलावा नोट नंबर 2 में है विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग हो जाएगा एड्स, HIV, हर्पिस इत्यादि, मतलब और भी रोग है। तीसरा नंबर है प्रोटोजोआ जनित रोग, जो है ट्राइकोमोनियसिस जो बीमारी है वह प्रोटोजोआ जनित रोग है। नोट नंबर 4 है कि सिफिलिस और गोनोरिया ऐसे दो रोग हैं जो यौन संभोग के माध्यम से फैलता है। जो व्यक्ति ज़्यादा यौन संभोग करते हैं उसमें सिफिलिस और गोनोरिया जैसे बीमारी का दिक्कत हो सकता है। वह बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है यौन संभोग करने से। तो चलिए अगला हम लोग का टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो हम लोग जानते हैं कि एड्स क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यह एक ऐसा यौन रोग है जो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, HIV द्वारा उत्पन्न होता है। एड्स एक यौन संबंधित रोग है जो HIV यानी ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। इसका शुद्ध हिंदी उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण होता है। जो ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस है जिसका शुद्ध हिंदी, इसका शुद्ध हिंदी जो होगा उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव, उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण होता है। यह बीमारी शरीर में रक्त, वीर्य, आंसू, लार इत्यादि से फैलता है। जो यह बीमारी होता है वह शरीर में बता दे किस किस चीज़ से फैलता है। तो जो यह बीमारी होता है शरीर में लार, वीर्य, आंसू इत्यादि से फैलता है। इस बीमारी का संक्रमण औसत 28 महीनों तक होता है। जो यह बीमारी होता है इसका संक्रमण औसत मतलब जो व्यक्ति है संक्रमित 28 महीने तक रह सकता है, 28 माह तक रह सकता है। यह एक औसत है जो 28 माह तक रहेगा, अर्थात संक्रमण होने के तिथि से 28 महीनों तक के बीच कभी भी यह बीमारी अपना लक्षण प्रकट कर सकता है। जब यह बीमारी होगा तो आपके जिस दिन से आपके शरीर में वह बीमारी होगा उसके अगले 28 माह तक किसी भी दिन आपके शरीर में लक्षण प्रकट कर सकता है। तो आप लोग को एड्स बीमारी के बारे में समझ में आया होगा और अगले टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसके अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जनन
जो जनसंख्या नियंत्रण है वह पार्ट वीडियो 6 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण किस तरह से किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज से ज्वाइन होना ना भूलें, ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जो हो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और टेलीग्राम में डेली क्विज कराया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।